हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ की पेडागोजी पे उपस्थित हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैथ का जो पेडागोजी होता है, इन प्रश्नों को अगर हम ओल्ड प्रश्नों को प्रैक्टिस जो ओल्ड प्रश्न आ चुके हैं आपके सीटेट में, इनको अधिक से अधिक सॉल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा आपकी अदर किताब पढ़ने से, क्योंकि जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको अधिक से अधिक सॉल्व करिए। इसी से हमारी पेडागोजी सही होती है मैथ की, क्योंकि हम उससे मालूम हो जाता है कि किस टाइप के प्रश्न मैथ में पेडागोजी में पूछे जाते हैं। देखिए, पहले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ते हैं। गणित कक्षा में पढ़ाते हैं। कक्षा एक का गणित कक्षा में पढ़ाते हैं। पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ में अवधारणा का परिचय दिया और परिचय दिया कर में 4 बच्चे थे। फिर एक बच्चा बाहर निकल गया। अब कार में 3 बच्चे हैं। तो राधा कह रही है, इसमें कह रही है कि राधा गणित में पढ़ाते समय बच्चों से उदाहरण दिया कि एक कार में 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा बाहर निकल गया। कार में 3 बच्चे बचे। तो उपयुक्त संदर्भ निम्नलिखित किस चीज़ पर दर्शाता है? तो मतलब 4 बच्चों में एक बच्चा निकल गया, तो वो किस चीज़ पर ये चीज़ दर्शा रहा है? पहला है बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करना, या बच्चे समुच्चय के रूप में जोड़ की समझ विकसित करना। योग तो हम नहीं कर सकते इसमें। और बच्चे न्यूनतम के रूप में घटाव का समझ विकसित करना, या आपका बच्चे संवर्धन के न्यूनीकरण को व्युत्क्रम कर्म करना। तो इनमें से आप बताइए, तीसरे में से ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं है और आपका ये दूसरा भी नहीं है। क्योंकि जब 4 बच्चों में से एक बच्चा निकल गया तो वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो इसमें है बच्चा न्यूनतम के रूप में घटाव को समझ विकसित होगी। तो मतलब ये तीसरा प्रश्न सही है। ये घटाव को, क्योंकि घटाव का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग हम ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि एक संख्या से दूसरी संख्या किस टाइप से घटाई जाए। जब क्लास 1 में पढ़ा रहे हैं बच्चे को हम, तो एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण ले लिया, राधा ने उदाहरण दिया कि 4 बच्चे थे, कार में एक बच्चा बाहर निकल गया। तो उसमें कितने बच्चे कार के अंदर रह गए? तो क्या हमारा ये घटा पे दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 47वां। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में शामिल है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक क्या शामिल है? प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में शामिल है गणित में सामान्य त्रुटि को पहचानना, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, या छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण, या कार्यविधि ज्ञान को जांच करना। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं। गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। ये प्रश्न हमारा सही है, क्योंकि गणित अधिगम लर्निंग और कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। देखिए, रचनात्मक, यह है आपकी रचनात्मक आकलन। अगर ये शब्द मिला आपको, रचनात्मक आकलन 2009 में ब्लैक एंड विलियम्स द्वारा दिया गया। ये प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के आकलन पर केंद्रित है। ये किसने दिया था? रचनात्मक आकलन ये किसने दिया था? तो ये था एंड विलियम्स द्वारा दिया गया था 2009 में। क्या है? गणित को सीखने का आकलन पर केंद्रित है। जब बच्चे प्रश्नों को गलत उत्तर देते हैं तो सीखने में अंतराल, तो उन्हें हम शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये इस चीज़ पे दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है ये। देखिए, गणित का पेडागोजी जब भी सही होगी जब आप ओल्ड प्रश्न सॉल्व करोगे, नहीं तो आपको गणित की पेडागोजी सही नहीं हो पाएगी। बात कर लेते हैं 48वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा गणित पढ़ने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? देखिए, नहीं निकालना हमें। ये विधि छात्रों शिक्षकों दोनों समय और शक्ति बचाती है? नहीं। ये तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने में बढ़ावा देती है?
नहीं। और तीसरा ऑप्शन है इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अक्सर होता है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है इस विधि में अधिगमकर्ता नियम सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। तो हम बात कर लेते हैं 48% की ये विधि आपका चौथा सही है। देखिए, अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। अब ये क्या है, देखिए आपका निगमनात्मक विधि क्या होती है। निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। और ये निगमनात्मक विधि किस चीज़ पर दर्शाई जाती है, इस चीज़ पर मैं अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक निगमनात्मक विधि होती है, एक आगमनात्मक विधि होती है। देखिए, आगमनात्मक विधि सूत्र और सिद्धांतों को विकसित करने की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए, आगमनात्मक विधि तो सूत्र और सिद्धांतों को विकसित करने की क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब निगमनात्मक विधि की हम बात कर लेते हैं। निगमनात्मक विधि कटौती और अनुप्रयोग की एक त्वरित विधि, फार्मूला विकसित करना और फिर उदाहरणों से लागू करना इसका सबसे अच्छा तरीका है। क्या है, कटौती और अनुप्रयोग की एक त्वरित विधि या फार्मूला विकसित करना है निगमनात्मक विधि में। और आगमनात्मक विधि करें तो सूत्र और सिद्धांतों को विकसित करती है। और निगमनात्मक विधि की बात कर ले तो ये आपका फार्मूला विकसित करने के लिए एक फार्मूला विकसित करने की विधि है निगमनात्मक। इन चीज़ों में दोनों में अंतर समझ लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी चलो बड़ा कर लेते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है आपका, गणित की प्राकृतिक पदानुक्रम है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, परिचित और संबंधित है। देखिए, गणित की प्राकृतिक पदानुक्रम है एवं अवधारणाएं भी तर्कसंगत भी हैं, परिचित भी हैं और संबंधित भी हैं। निम्न कथनों में से कौन से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं? अत्यंत उपयुक्त हैं। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला है, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। गलत है ये। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो इसी का देखिए, योग और गुणा पृथक अवधारणाएं हैं, मतलब गुणा और योग अलग अलग क्या है, पृथक मतलब अलग अलग अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे को स्वतंत्र करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए, गणित प्राकृतिक में पदानुक्रमित और अवधारणाएं तार के रूप से संरचित और जुड़ी हुई उदाहरण के लिए है। गुणन योग की अवधारणा का अनुसरण और निर्माण करता है और जोड़ और घटाव की अवधारणा से पहले संख्या बोध विकसित करने की अवधारणा आवश्यकता है। किसमें, गणित में। नेक्स्ट प्रश्न, तो हमारा पहला है एक अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके, इसको थोड़ा सा अच्छा। पहला है, योग और गुणा पृथक योग की अवधारणा को, अच्छा ए और डी ऑप्शन सही है। क्योंकि पहला, रुको दोस्तों, को गड़बड़ हो रहा था, इसमें ऑप्शन नहीं देखे थे। योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, ये भी सही है इसका, ये पहला भी सही है। और इसका हम दूसरी बार आर डी देखते, संज्ञा ज्ञान का विकास योग और अपकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका आपको ये दूसरा सही है, ए और डी ऑप्शन सही है। क्योंकि डी कह रहा है संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। देखिए, जोड़ और घटाव की अवधारणा से पहले संख्या बोध विकसित करने की आवश्यकता होती है, ये कहा है इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न, फिफ्टीवा, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। देखिए, इन्होंने कहा कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण क्या हो सकता है? छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित बेहतर है, या गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्रों के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं है। ये तो बी, तो इसको हम वैसे ही अलग कर देते हैं, ये गलत है। और आपका डी ऑप्शन, सी ऑप्शन गलत, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है। तो हम बात कर लेते हैं जेंडर, सामाजिक और शिक्षक। तो इसमें हमारे ये सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता आ गई।
क्योंकि देखो उच्च गणित की कक्षाओं छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम हो सकती है, क्योंकि समाज और शिक्षकों की अपेक्षाएं लिंगवाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? देखिए, प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन या मौखिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण या छात्रों का लिखित कार्य या संचय और उपसंहार या योग्यता परीक्षा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें नीचे, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें। कक्षा का अवलोकन या मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण। तो हम बात कर ले, देखें ये प्रश्न देख लेते हैं एक बार दोबारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट आकृति में सहायक नहीं है? मतलब सहायक नहीं है। देखो, कक्षा का अवलोकन ये तो सहायक है, मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण ये भी सहायक है, छात्रों का लिखित कार्य ये भी, और संचय और व्याख्यात्मक रिकॉर्ड और योग्यता परीक्षण। तो योग्यता परीक्षा सहायक नहीं है, तो इसमें ये गलत है। तो हमारा ए ही चौथा है, ये गलत है हमारा, ये सहायक नहीं है इसमें। हम बात कर लेते हैं इसमें सीखने की देखिए, छात्र को गुणन का वैज्ञानिक ज्ञान और प्रश्न कौन सा है आपका? ये 51 का। हाँ, क्योंकि सीखने की कठिनाइयों को विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक उपकरण कक्षा अवलोकन, मौखिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, संचय और व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड छात्रों का लिखित कार्य करती है। क्या करती है? उपकरण आपका उपकरण है, अवलोकन है आपका, अवलोकन करती है आपका, और मौखिक कार्य करती है। और आपका ये ऑप्शन दे रखा है इसमें नीचे योग्यता परीक्षण, ये नहीं है आपका, चौथा ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट, प्रश्न कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल गणित में आकार, दिक्स्थन और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित और आकार, दिक्स्थन और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? तो हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सीमितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है संख्यांकीकरण अंक और अंकगणितीय यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, या शिक्षार्थियों में प्राथमिक अंकगणित को बढ़ावा देना। आपका डी ऑप्शन कह रहा है केवल विज्ञान के साथ गणित को संकलित करना। तो हम ऑप्शन ए भी इसमें इस टाइप के प्रश्न दे रखे हैं, तो हम बात कर लेते हैं इसमें। तो हम अंक सम्मिलित खोजना और सौंदर्य शास्त्र भाव प्रकट करना, एक तो ये ऑप्शन सही है इसमें। हम बात कर रहे हैं ये भी सही है इसमें। और आपका ये डी ऑप्शन कह रहा है, और डी है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। तो हमारा ये भी सही है, केवल विज्ञान के साथ गणित को संकलित करना। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। नहीं, विज्ञान के साथ संकलित नहीं कर सकते, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है। संख्यांकी अंकगणितीय यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, गणित के साथ देखिए संख्यांकी करते हैं गणित के साथ, और अंकगणितीयकरण यानी अंकों को अवधारणाओं के साथ जैसे हमारा क्षेत्रफल है, परिमाप है आदि से जोड़ते हैं। तो हमारा पहला और बी ऑप्शन सही है इसमें, गणित के साथ। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन है आपका ए और बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न,
सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ क्या है? देखिए, सूक्ति जो गणित है, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ क्या है? बच्चों को गणित पढ़ने उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है, ये तो नहीं हो सकता है, निगेटिव। और दूसरा, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अगर हम करें, घर में वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होता है जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही है। क्योंकि समितिया की खोज सौंदर्य शास्त्र की भावना प्राप्त करना है, क्योंकि क्वांटाइजेशन यानी क्षेत्र परिधि आदि जैसी मात्रात्मक अवधारणाओं के साथ गणित सीखने और मोटे तौर पर नए ज्ञान कौशल के अधिगम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और मात्रा, स्थान और संरचना को प्रभावित करता है। गणित का कौशल अधिग्रहण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है गणित। 5वां प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी सक्रियता करनी है तो मैं हल करूँगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? देखिए, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी सक्रिय करनी है तो मैं हल करूँगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? पहला प्रश्न कह रहा है इसमें, बच्चे शाब्दिक प्रश्न को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं। पसंद नहीं करते, इसको बाहर कर दो, या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भित होता है। शाब्दिक प्रति, ये भी आपको इसको अलग कर दो, दुर्भित नहीं होता। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। तो ये सही है, कौशल की कमी होती है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए, जब शब्दगत समस्याओं का हल करने के लिए कहा जाता है तो बच्चे अक्सर टिप्पणी करते हैं कि क्या आप मुझे बताएं कि किस सक्रिय का उपयोग करना है, मैं इसे हल करूंगा। इसलिए तरह तरह की प्रक्रिया संभावित करना बच्चों के लिए समझ में कौशल की कमी हो सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति दुर्भित, अच्छा प्रश्न रिपीट हो गए। चलिए, 56वां प्रश्न आपका, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियाँ पढ़ने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों को एक निश्चित क्रम तैयार किया। उन्हें एक दृच्छिक क्रम में भी व्यवस्थित किया गया है। देखिए, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृति पढ़ने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों को एक निश्चित क्रम तैयार किया है। उन्होंने ये दृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये किस चीज़ पर दर्शाता है? विभिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करना, या छात्र अपने आसपास की द्विआयामी वाली वस्तुओं को चित्रित करना, या सी ऑप्शन कह रहा है इसमें, छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिया गया, उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान सादृश्य वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। आपका डी ऑप्शन है, इन छात्रों सभी आकृतियों को उनके लक्षणों और नमूनों को अनुसार प्राकृतिक करना। तो इसमें आपसे ऑप्शन दे रखे हैं,
हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो छात्र विभिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करता है। और छात्र अपने आसपास की दियामी वस्तुओं को, छोटा सा कर लो, काफ़ी बड़ा है इसमें, तो हम कर लेते हैं, पहला कर लेते हैं इसमें। पहला ये, छात्र को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे इसके समान सादृश्य वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। तो ये पहला, तो ये सही है। और दूसरा, छात्र अपने आसपास की दियामी वस्तुओं को, तो इसका आपका बी भी सही है, क्योंकि छात्र अपने आसपास की दियामी वाली वस्तुओं को चित्र करते हैं। और ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र निम्नलिखित आकृति के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। और आपका, तो हम बात कर लेते हैं इसमें। पहला सी है, फिर उसके बाद में आपका बी है, फिर आपका ए है, और इसके बाद में आपका डी ऑप्शन है, इस टाइप से। तो पहला हमारा सी है, छात्रों के विभिन्न, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि और सही से चमका। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। पहला आपका सी, फिर आपका बी, फिर डी, वो ए ऑप्शन है, ए, फिर उसके बाद में आपका डी, ये आपका ए है। तो हमारा सी है कि छात्र को निम्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान सादृश्य वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। आपका बी कह रहा है कि, बी कह रहा है आपका, छात्र अपने आसपास के चित्र बनाएं। और आपका ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्र निम्न आकृतियों को विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। और आप डी ऑप्शन ने कहा है कि छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों नामों के अनुसार ही वर्गीकृत करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, वाला, ये वाला। इसके जान लेते थोड़ा सा और। देखिए, अपने आसपास वस्तुओं की दो डी आकृतियां बनाते हैं विद्यार्थी, और विभिन्न आकृतियों की विशिष्ट विशेषताओं की खोज करने वाले छात्र हैं। और विद्यार्थी आकृतियों को उनकी विशेषताओं और नामों के अनुसार भी वर्गीकृत करने में सक्षम होते हैं, मतलब उनके नाम भी विद्यार्थी रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57वां। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग, देखिए कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। ये क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होता है? देखिए, कक्षा 2 के छात्रों को संख्या का योग पढ़ने के लिए अध्यापक ने किया क्रियाकलाप, एक आयोजन तैयार किया, क्रियाकलाप एक फार्मूला तैयार किया, जिसमें उसमें रंगीन मोतियों का भी प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होता है? अनुमान या मानस दर्शन, दृश्यकरण या निरूपण प्रदर्शन? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो बात कर लेते हैं मानस दर्शन, दृश्यकरण। ये ऑप्शन आपको मोती इस टाइप से करे तो ये ऑप्शन सही है इसमें। और आपका निरूपण प्रदर्शन क्या है? ये है निरूपण प्रदर्शन का। इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, एक कहानी सुनने और पाठ के बारे में मानसिक छवि रखने की क्षमता को विजुआइलिंग कहते हैं। देखिए, मानसिक छवि रखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विजुआइलिंग कहते हैं। देखिए, विजुआइलिंग कहते हैं। विजुआइलिंग कहते हैं। ये बच्चों को अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने तरीके के अपने लिए अर्थ बनाने में मदद करता है। और बिडिंग गतिविधियां साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने, क्योंकि बच्चे मोतियों का चयन करते हैं और समूह सेटिंग में भी अपनी परियोजना को पूरा करते हैं। नेक्स्ट
और बिडिंग के समय विकासात्मक लाभ बेहतर व ठीक मोटर क्षमता, दृश्य अवधारणा या मोटर संज्ञानात्मक कौशल, इस वक्त गणित में, और ये गणित के लिए भी संज्ञानात्मक कौशल विकास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न है, एक व्याकलन प्रश्न 83 से 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया। 83 से 56 का कुछ उत्तर दिया। 33 छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त गणित कौन सी नीति है? यह कौन सा फार्मूला अपनाया है इन्होंने? देखो, एक व्याकरण प्रश्न 83 से 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया। 33 छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धियों को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? अभ्यास के लिए इसी प्रश्न दे या छात्रों को अभ्यास के लिए प्रश्नों के उत्तर दें, या छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक द्वारा हल और अपने उत्तर की जांच करें। ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, इन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंक वाली संख्या पर पढ़ें। चौथा ऑप्शन है, संख्याओं के पुनरा समूह रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थायी मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना है। तो हम कौन सा है? चौथा ऑप्शन सही है। देखिए क्या है पुनः समूह ग्रुप की, ये कैसा काम करता है? देखिए, गणित में पुनः समूह को 2 अंकों या उससे बड़ी संख्याओं को जोड़ घटाव जैसे सक्रियों को करते समय धाई के समूह बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुनः समूह का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए समूह को स्थानीय मान में पुनर्व्यवस्थित करना। हम घटाव में पुनः समूह का उपयोग करते हैं जब मेन्यू एंड में अंक एक्स्ट्रा हेड में एक ही स्थान के अंकों से छोटे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 1 में प्रकरण निम्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अत्यधिक उपयुक्त है? अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, या अमानक इकाइयों के प्रयोग में मापो और तुलना करो, या मानक इकाइयों के प्रयोग में मापो और तुलना करो। डी ऑप्शन कह रहा है पदार्थों को अधोरोपित करो और तुलना करो। तो इसमें इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, पदार्थों की मापों की तुलना, अलग अलग हम पदार्थों का अवलोकन करें और तुलना करें। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करें और उनकी तुलना करें, तो ये भी सही है आपका। ये ऑप्शन सही है कि अलग अलग पदार्थों का हम अवलोकन करें और तुलना करें। चलिए लॉक कर देते हैं। दूसरा, अमानक इकाइयों के प्रयोग में मापो और तुलना करो, और आपको सीध देखते हैं मानक इकाइयों के प्रयोग के मापो और तुलना करो। इकाइयों के, अच्छा इकाइयों की हम तुलना नहीं कर सकते। पदार्थों को अधोरोपित और तुलना करो, ये भी नहीं कर सकते हम। तो हम अमानक इकाइयों के प्रयोग में मापो और उनका तुलना करें। आपका बी ऑप्शन भी सही है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। देखिए इसके बारे में जान लें क्या कह रहा है ये। देखिए, स्थानिक संबंध बच्चों के समझ करने संदर्भित करते हैं कि वस्तु लोग एक दूसरे के संबंध में कैसे चलाते हैं। तो 2 वस्तुओं की तुलना जैसे बड़ी छोटी, तेजी धीमी, लंबी छोटी, या रंग तुलना, निकट दूर आदि। देखिए, स्थानीय सोच में समझने के लिए छात्रों को उन्हें बिच्चू आलाइजेक्शन को समझने में सक्षम बनाना चाहिए। दूसरा, ये 2 आयामी और 3 आयामी चित्रों में हेरफेर बनाने की क्षमता। इसलिए बोतल या शीर्ष दृश्य खींचना या स्थानीय
पर अवधारणा करना, या आप आमतौर पर सरल संज्ञानात्मक परीक्षणों के माप भी कर सकते हैं, जिससे बच्चों को अधिक से इस चीज़ को समझने की जिज्ञासा बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? 60वें प्रश्न बात करें, निम्न में से कौन सा सही है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। देखिए, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। आपका बी ऑप्शन है, केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन को कौशल को सुधारा जा सकता है, ये नहीं। सी ऑप्शन कह रहा है कि मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हम मान लेते हैं पहला सही है और आपका इसका सी सही है। तो ये आपका ये, इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि मानसिक परिकलन कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। सीडीपी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए सीडीपी जितना हम प्रैक्टिस सेट पुराने सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे मैथ की सीडीपी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी की किताब लें तो उसमें इतना पढ़ने में आनंद नहीं आएगा जितना हम प्रैक्टिस सेट उसी से आप सॉल्व कर लो, उसी से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। टेक केयर दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी।